नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। खिलौने हम सभी को बचपन से बहुत पसंद थे और हम सभी लोग अक्सर मेलों में जाकर के अपने माता पिता से उन खिलौनों को लेने की चाहत रखते थे और उसकी मांग करते थे। अक्सर कभी कभी वो खिलौने मिल जाते थे और कभी कभी मना कर दिया जाता था। आज के समय भी भारत में बच्चों के बीच में खिलौने उसी तरह से लोकप्रिय हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर आप खिलौना उद्योग को देखोगे तो बहुत ही छोटा सा मालूम पड़ता है, बहुत छोटा उद्योग दिखाई देता है। लेकिन भारत के लिए इस उद्योग का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले बहुत सारे श्रमिक और मजदूर खिलौना उद्योग से जुड़े हुए हैं। अब इस उद्योग को लेकर के विचार विमर्श हमेशा चलता रहता है, हमेशा नई नई रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और एक चिंता जो सबसे बड़ी आज आपको बाजार में दिखाई देती है, आप कभी भी बाजार जाइएगा, आज के समय आपको वो पुराने वाले खिलौने दिखाई नहीं देंगे। एकदम चमचमाते हुए नए तकनीक से लैस खिलौने आपको मिलेंगे। और ज़्यादातर खिलौनों का अगर आप लेबल पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा मेड इन चाइना। ये जो चीन से आने वाले खिलौने हैं, ये लंबे समय तक भारत में खिलौना उद्योग को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले हम एक नई रिपोर्ट, एक नया अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी कह सकते हैं, जो द हिंदू में भी उसको कवर किया गया है, वो प्रकाशित हुआ और ये पता चला कि अभी कुछ दिनों पहले भारत खिलौनों के मामले में नेट एक्सपोर्टर यानी कि शुद्ध निर्यातक बन गया है। ऐसे में इस खबर पर एक सवाल स्वाभाविक रूप से बन सकता है कि आखिरकार वो कौन सी तरकीब हमने आजमाई कि हमारा देश शुद्ध निर्यातक बन पाया। और इसके पहले हमें पिछले करीब 1-2 सालों पर नज़र डालनी पड़ेगी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। और ये जो डिस्कशन है, ये केवल हमारे और आपके बीच करने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात आती है, वो मुद्दा सीधा जुड़ेगा। दूसरा, प्रशासनिक नीतियां यानी सरकारी नीतियों पर भी बात आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है रोजगार से जुड़ता है, आर्थिक समृद्धि से जुड़ता है, हमारे आयात निर्यात से जुड़ता है और सरकार के बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ता है। क्या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नकारात्मक हो रहा है, जिसे आप आमतौर पर व्यापार घाटा कहते हैं, है ना। तो खिलौना उद्योग की स्थिति आज के समय जो दिख रही है वो है शुद्ध निर्यातक की। लेकिन क्या ये लंबे समय तक बनी रहेगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो इस डिस्कशन में हम करेंगे। न्यूज़ है द ट्रूथ अबाउट इंडियाज बूमिंग टॉय एक्सपोर्ट्स। तो हमारे यहाँ से जो भी निर्यात हो रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे की आखिरकार सच्चाई क्या है। कुछ बिंदु है जिनको आपको कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि जब भी कोई सवाल पूछा जाए, परीक्षा में आए, तो आप उसका आंसर कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी, अनअकैडमी ने अपने बहुत सारे कोर्सेज पर जो ऑफर दिए हुए हैं, आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, जो कि 13 फरवरी से एक बैच शुरू हो रहा है। और एक और बैच है लक्ष्य बैच, जो कि 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके अलावा एक और समस्या आप लोगों के मन में जो आती है दुविधा के रूप में कि सर ऑप्शनल कैसे चुने, तो आप केवल एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इतने सारे ऑप्शनल विषयों में से किसी का अध्ययन करिए, उनकी तुलना कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए बेहतर होगा। अब आता है टॉपिक पर। तो हाल ही में ये पता चला कि भारत के खिलौना उद्योग ने साल 2014-15 में, और ये बात वित्त वर्ष की है, जनवरी से नहीं जोड़ेंगे, अप्रैल से मार्च तक जोड़ेंगे, तो साल 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के बीच में काफी ज्यादा बूम दर्ज किया है, उछाल दर्ज किया है। कितना दर्ज किया है? हमने उछाल दर्ज किया है निर्यात में 239%। कितना होता है सर ये? यानी कि लगभग 2.5 गुना होता है, लगभग 2.5 गुना के आसपास हमारे निर्यात में, यानी हमारे एक्सपोर्ट में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और हम मंगाते भी थे। लगभग 52% की क्या आई है? गिरावट आई है इंपोर्ट में, यानी कि आयात में। ठीक है भाई। तो अगर आप कहेंगे शुद्ध सर निर्यातक हो गया, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने पढ़ा है कि आयात माइनस निर्यात। ठीक, अगर आपका आयात ज्यादा है निर्यात से, तो क्या हो जाएंगे? आप शुद्ध आयातक कहलाएंगे। आयात में से निर्यात को घटा दीजिए, अगर आपका आयात ज्यादा निकलता है तो आप नेट इंपोर्टर हैं। यानी अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आपने आयात यानी कि सामग्री को देश में ज्यादा मंगाया है, तो आप क्या हो जाएंगे? शुद्ध आयातक
अगर आप इसका उल्टा कर दें, आपके आयात से ज्यादा आपका निर्यात हो जाए, तब आपके पास जो बचेगा आप कहलाएंगे शुद्ध निर्यातक, यानी आपका निर्यात आपके आयात से ज्यादा है। तो सेक्टर वाइज जब डिवाइड करके हमने देखा तो हमें पता चला कि खिलौनों के उद्योग में भारत शुद्ध निर्यातक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो भारत शुद्ध निर्यातक बन गया भाई, ठीक है। लेकिन अभी भी कई सारी समस्याएं हैं जो खिलौना उद्योग के सामने बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आंकड़ा सतत रूप से वृद्धि ही दर्शा रहा है। अब इसमें कुछ दिनों पहले गिरावट फिर से दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी इतनी गिरावट नहीं है कि हम फिर से आयातक की स्थिति में पहुंच जाएं। लेकिन जो शुरुआत बनी थी निर्यातक के रूप में, वो थोड़ा थोड़ा कम होती हुई आई है। तो अभी के समय क्या स्थिति है, अगर हम ये जानना चाहें तो हमें एक लंबा स्केल दिखाई देता है। भारत में किसी भी उद्योग को अगर आप देखोगे तो उसकी स्थिति आपको जांचनी होगी। जब हमारे यहाँ लाइसेंसिंग राज व्यवस्था परमिट के माध्यम से दी जाती थी, तो परमिट लाइसेंसिंग राज से मेक इन इंडिया पहल तक, आज हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की। भारत में बनाइए तो हम आपको यहाँ पर वेलकम करेंगे, परमिशन देंगे, ठीक है। भारत में बनाने का क्या मतलब है, जब आप भारत में बनाएंगे तो भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत को तकनीक मिलेगी, सीखने के लिए स्किल मिलेगी, ठीक। तो अध्ययन ये कहता है, अभी एक केस स्टडी हुई, शुरू में बताया मैंने आपको कि हालिया सफलता का श्रेय मेक इन इंडिया पहल को जाता है और व्यापार संतुलन में बदलाव भी आ गया है। अगर आप देखोगे साल 2014-15 में, तो व्यापार संतुलन बताता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम था, इंपोर्ट ज्यादा था। लगभग नकारात्मक दिखाता है 1500 करोड़ रुपए, ठीक। और 2020-21 के बाद से ये सकारात्मक होना शुरू हुआ है, अर्थात निर्यात का आंकड़ा आयात की तुलना में बढ़ना शुरू हुआ है। आराम से समझेंगे, सारी बात आपको क्लियर होती जाएगी। तो शुद्ध निर्यातक हम बने कैसे, एक सवाल ये आपको पूछना है कि सर अगर बन गए शुद्ध निर्यातक तो कैसे बन गए। पहला आप देखो, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, इसका सर क्या मतलब होता है। आप देखो, आयात निर्यात को कंट्रोल करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे आयात और निर्यात को बढ़ाने या घटाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर सरकार ये चाहती है कि देश में किसी उत्पाद का आयात कुछ कम हो जाए, तो सरकार क्या करे, उन पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे। सीमा शुल्क बढ़ा दे, जैसे ही पोर्ट पर आएगा उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, शुल्क ज़्यादा लगेगा। दूसरा क्या हो सकता है, हम उनकी क्वालिटी चेक बढ़ा दे कि भाई एक बार पहले चेक करेंगे कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में खरे हैं या नहीं है, अगर नहीं होंगे तो वापस हो जाएगा। गुणवत्ता के मानक तय कर दे। ये तो हुआ आयात को कम करने का तरीका, ठीक। आयात आपके यहाँ होना कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको निर्यात बढ़ाना है तो आप निर्यातकों को या अपने यहाँ उत्पादकों को कुछ सकारात्मक पहल दे दो, सब्सिडीज दे दो, कुछ शुल्कों में छूट दे दो, कुछ शुल्कों में छूट दे दो। इससे क्या होगा, आपके यहाँ बनने वाले जो उत्पाद हैं वो वैश्विक स्तर पर सस्ते हो जाएंगे या प्रतिस्पर्धा करने के लायक आ जाएंगे। अब देखो, वही कुछ किया है। फरवरी 2020 में खिलौनों पर सीमा शुल्क में 20% से बढ़ा करके 60% की वृद्धि कर दी गई। जो सीमा शुल्क लग रहा है, कस्टम ड्यूटी, उसको क्या किया, 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया, ठीक है। लेकिन मार्च 2023 में, यानी हाल ही में, जब ये देखा कि निर्यात में फिर से गिरावट आने लग गई, तो इसको और बढ़ा दिया, इसको कर दिया 70%। जनवरी 2021 से अगर आप देखोगे तो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दे दिए गए हैं, क्वालिटी चेक करी जाएगी, कोई उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर नहीं होगा वहीं का वहीं वापस कर देंगे। तो प्रत्येक आयात खेप के अनिवार्य नमूना परीक्षण लिए जा रहे हैं। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक व्यवधान आया था बीच में, जब आपने देखा कि कोविड-19 महामारी आ गई। इसके चलते क्या हुआ, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो वैश्विक के स्तर पर काफी ज्यादा धीमी होने लग गई। अलग अलग देश निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, तो देशों का निर्यात भारत के लिए आयात है। भाई अगर चीन हमें निर्यात करता है तो भारत चीन के उसी उत्पाद को आयात भी तो कर रहा है। तो एक देश के लिए अगर भारत से हम कुछ भेजते हैं चीन में, तो वो भारत के लिए निर्यात है, चीन के लिए आयात है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि 2020-21 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है और आयात पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत देशों से आयात नहीं कर रहा है या बाकी देश भी आयात नहीं कर रहे हैं, किसके डर से, कोविड के डर से। तो इसका एक असर किस पर आपको दिख रहा है, भारत के खिलौना उद्योग पर, ठीक है। तो ये एक बड़ी वजह मानी गई है कि भारत किस तरह से शुद्ध निर्यातक बना है। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट घटता हुआ सा फिर से दिखने लगा है, कुछ चैलेंजेस है जो हमें सुधारने होंगे। पहला है
सीमित घरेलू उत्पादक क्षमताएं। अगर आप लिखोगे उत्तर में तो इन चुनौतियों को जरूर लिखना। पहला क्या है, सीमित घरेलू उत्पादक क्षमताएं, यानी प्रति श्रमिक निश्चित पूंजी और उत्पादन के सकल मूल्य में गिरावट आ रही है, यानी कि प्रति श्रमिक कम पेमेंट किया जा रहा है। दूसरा, श्रम उत्पादकता में भी गिरावट आ रही है। 2014-15 में अगर आप देखोगे प्रति श्रमिक 7.5 लाख रुपए थी, ये 2019-20 में आ गई प्रति श्रमिक 5 लाख रुपए तक की ही प्रोडक्टिविटी निकल करके आ रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उत्पादन में गिरावट है। तो जो गिरावट है उद्योग की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में चिंताएं जाहिर करता है कि अब हमारा उत्पाद या हमारा जो पूरा का पूरा उद्योग है वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा। इसलिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड भी कम हो रही है। भाई जब मांग कम होगी हमारे प्रोडक्ट की, हमारे यहाँ के खिलौने कम बिक रहे हैं बाजार में, तो जो बनाने वाला निर्माता है वो उसके निर्माण को कम कर देगा। और अगर यहाँ पर निर्माण कम हो जाएगा तो उसमें जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनकी भी छटनी होनी शुरू हो जाएगी, है ना, श्रिंक करने लग जाएगा पूरा बाजार। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए विदेशों पर एक निर्भरता भी है कि अभी के समय हम दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से कच्ची सामग्री को आयात करते हैं। इसके अलावा आप देखो तकनीक भी हमारे पास कोई नई नहीं है, बहुत लंबे समय से पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खिलौनों की क्वालिटी और उसके डिज़ाइन पर फर्क पड़ता है। चीन आज के समय कितने फिनिश्ड गुड्स बेचता है, खिलौने एकदम चमकते हुए एकदम देवता जैसे लगते हैं। हमारे यहाँ के खिलौने आप देखेंगे कभी हाथ टेढ़ा लग रहा है, किसी का पैर टेढ़ा लग रहा है। तो बच्चे जो खेलते हैं वो भी सिंपल सी बात है, वही वाला खिलौना उठाएंगे जिसमें उनको खेलने में मज़ा आ रहा है। आज आप देखो काफ़ी सारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो उड़ते हैं, और उनकी कीमत चीन से जो आया है उसकी कीमत बहुत कम है, वो 500, 600, 1000, 1500 तक मिल जाएगा। भारत में बना है पता चला वो 2000, 3000 तक जा रहा है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये हमारा खिलौना नहीं कर पाएगा। आप भी कभी बाजार जाएंगे तो आप एक लेजर लाइट भी अगर बच्चे के लिए खरीदेंगे तो चीन से आई हुई अगर 50 रुपए की मिल रही तो भारत में बनी 100 रुपए की मिल रही, या ये भी हो सकता है भारत में बनी ही ना हो वो, है ना। तो अगला है टैक्स की उच्च दरें। खिलौनों पर अगर आप देखो जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा है, भारत में ही होंगी, है ना। तो भारत में 18% है इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर और 12% है गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर। अगला क्या है, सस्ते विकल्पों का उपलब्ध होना। वही चीन की देखो आयात में हिस्सेदारी कितनी, 80%। तो अगर हम खिलौने मंगाते तो 80% कहाँ से मंगा लेते हैं, चीन से ही मंगा लेते हैं। तो चीन के खिलौने आकर के भर जाएंगे। वो तो अभी कुछ कारण हमें दिख रहे हैं कि हम शुद्ध निर्यातक हो गए हैं, लेकिन वो लंबे समय तक संभवतः ना चले। दूसरा आप देखोगे इस क्षेत्र का असंगठित होना, लगभग 90% ये जो क्षेत्र है असंगठित है। ऐसे में अत्यधिक लाभ प्राप्त करना या अधिकतम लाभ प्राप्त करना कठिन है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ उत्पादन पर इसका फर्क पड़ रहा है, क्वालिटी पर पड़ रहा है, डिजाइन पर पड़ रहा है और ओवरऑल उसके एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। अब खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना है जो सरकार ने शुरू की है ताकि इस क्षेत्र का थोड़ा सा विकास हो सके। तो आप सरकारी प्लानिंग में फिर इसको शामिल कर सकते हो। तो पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्त निर्मित खिलौनों सहित भारतीय खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है इसका भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करना, जिसमें लगभग 21 विशिष्ट बिंदु शामिल हैं। किन किन तरीकों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा समन्वित किया जाता है और इस नीति के अंतर्गत खिलौनों की कैसी डिजाइन होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या इनोवेशन होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो। ई कॉमर्स, कौशल विकास और स्वदेशी खिलौना समूहों को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया जाता है। इसमें आप कुछ और एड ऑन्स भी अपनी तरफ से डाल सकते हो। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी नई नई फिल्में बनती हैं, खास तौर से विदेशों में। अगर आप देखो हॉलीवुड में, तो ऐसी फिल्में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती हैं, जैसे कि एमसीयूज की मूवी हो सकती है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आप हॉलीवुड देखते होंगे तो आपने मार्वल या डीसी की मूवीज़ देखी होंगी, जैसे सुपरमैन वाली, बैटमैन वाली, आयरन मैन वाली। तो जब इस तरह की मूवीज़ आती है, आप एक चीज़ और नोटिस करना कि इनके साथ में वो अपने खिलौनों को भी बना करके पेश करने लग जाते हैं। जब कभी ऐसी कोई मूवी मार्केट में आएगी और दर्शकों के बीच में बहुत फेवरेट होगी, बहुत तेजी से वो बिजनेस करेगी, उसका दूसरा वो लाभ लेते अपने खिलौना इंडस्ट्री पे। क्यों ना कुछ ऐसी ही नीतियां हम भारत में अपनाएं। जब भी भारत में कोई ऐसी फिल्म रिलीज हो उसके ऊपर कुछ खिलौने बना दें जिससे डिमांड बनी रहे, क्योंकि ये डिमांड जनरेट करने का भी काम करते हैं। तो इसको भी आप अपने किसी एग्जाम्पल में और आंसर में लिख सकते हो। अब समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला, संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्धात्मकता में संतुलन, क्योंकि दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं, आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा रहे हैं, आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा रहे हैं।
ये एक उदाहरण है संरक्षणवाद। क्या हम सीमा शुल्क बढ़ा करके आयात कम कर रहे हैं ताकि बाहर से आने वाले खिलौने हमारे यहाँ कम आए। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। यानी कि हमारे जो खिलौना निर्माता है वो कहेंगे ठीक है भाई, हमने बना लिया है, वही बिकेगा, क्योंकि बाजार में और कोई उपलब्ध है ही नहीं। तो हमारे यहाँ की गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा कम से कम बनी रहे। इसके अलावा निवेश को प्रोत्साहित करें, इनोवेशन को बढ़ावा दें और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करें। अगला क्या है, घरेलू स्तर पर या डोमेस्टिक लेवल पर हम अपनी कुछ क्षमताओं में निवेश करें, जैसे कि तकनीक हम बेहतर करें, नए डिजाइन, नई मशीनें लगाएं, है ना। रिसर्च और डेवलपमेंट पर कार्य करें, स्किल डेवलपमेंट करें, वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करें, सब्सिडी दे सकते हैं, कर प्रोत्साहन दे सकते हैं, करों में कुछ छूट दे सकते हैं और किफायती ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करा करके हम समाधान के कुछ उपाय लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो है गुणवत्ता नियंत्रण और मानक, ताकि हमारे यहाँ के जो खिलौने कभी निर्यात में जाएं, जिस तरह से हमने क्वालिटी चेक एश्योरेंस लगा दिया कि भाई आपके खिलौने अगर यहाँ आएंगे और हमारे यहाँ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग खरे ना उतरे तो हम उनको वापस कर देंगे। ये तो भारत के साथ भी हो सकता है, कल को चीन या हम जहाँ पर अपने खिलौने निर्यात कर रहे हैं, अफ्रीकी देश हो सकते हैं, यूएस हो सकता है, जहाँ भी कर रहे हैं, वो भी क्वालिटी के आधार पर हमारे निर्यात को लौटाया जा सकता है। तो क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सबसे पहले क्वालिटी करें। दूसरा, उद्योग विशिष्ट मानकों की स्थापना करें और उनका प्रचार करें, यानी किस इंडस्ट्री के लिए किस तरह के मानक तय होंगे वो बनाएं। अगला, संपूर्ण खिलौना मूल्य श्रृंखला यानी जो वैल्यू एडेड चेन है वो पर्यावरण के अनुकूल बनाई जाए। यानी कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें रिन्यूएबल मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर जो रिसाइकल किया गया मटेरियल है उसको भी लगा सकते हैं। तो जो पुरानी प्लास्टिक थी उससे ही आप नए खिलौने बना रहे हो जिसकी स्वीकारता कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि आप प्लास्टिक वेस्ट बार बार यूज़ नहीं कर रहे हो, जनरेट नहीं कर रहे हो। अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो स्थानीय उद्योग विशिष्ट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो परिवहन की लागत है उसको कम किया जा सकता है, अलग अलग परिवहन के लिए साधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन सुविधाएं भी दी जा सकती हैं, ताकि जो निर्माता हैं घरेलू स्तर पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, प्रोडक्शन अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो, जिसकी डिमांड जनरेट हो, भारत में भी हो और बाहर भी हो, ताकि हम चीन जैसे आने वाले खिलौनों से प्रतिस्पर्धा भी कर सके और उनसे बेहतर साबित भी हो सके। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस खिलौने की कीमत कितनी है। माँ बाप खिलौने तभी दिलाते हैं अगर वो कुछ सस्ते हों या उन खिलौनों को प्रेफरेंस देते हैं जो बाकियों की तुलना में सस्ते हों। ऐसे में भारत के खिलौने तभी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जब उनकी कीमत भी फेवरेबल हो या इतनी हो कि वो दूसरे खिलौनों के सामने बहुत महंगे न लगे। आते एक सवाल पर, हाल ही में भारत के खिलौना उद्योग ने शुद्ध निर्यात दर्ज किया है। इसके कारणों की पड़ताल करते हुए भविष्य में लाभों की दीर्घकालिकता बनाए रखने के उपाय सुझाइए। जो आपने अभी टॉपिक में पढ़ा है एग्जैक्ट वही ये प्रश्न आपसे डिमांड कर रहा है। 250 शब्दों में इस मेंस के प्रश्न को लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। कोई अन्य दुविधा अगर मन में रह जाए तो आप मुझसे स्पेशल क्लास में आकर के पूछ सकते हैं और वहाँ पर भी इसका जवाब ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है। आपसे मिलते हैं अगले किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।